और आपने, मैं इस पे ज़रा से आपसे व्यू लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस्लामाबाद के सपूत हैं, फर्जंद इस्लामाबाद कह लेते हैं जरा। तो इस्लामाबाद में बड़ी लंबी बिल्डिंग, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही हैं, अच्छी बात है, खूबसूरत लग रहा है इस्लामाबाद, और भी दे रहे हैं। लेकिन आपको पता है ज़लज़ला आया था और उसमें एक मार्गला टावर्स गिर गया था, वहाँ पे भी एक नई इमारत बन रही है और भी बन रही हैं। तो मेरे दिल में, मैं भी यही रहता हूँ, आपका ग्राही हूँ, तो दिल में आता है कि या अल्लाह सब पे रहम फरमाना। तो क्या अल्लाह तो रहम फरमाएगा, हम हमारा कानून, हमारे इदारे वो अपना काम कर रहे हैं? जी अफसार साहब, सबसे पहले तो वेनेज़ुएला में जो हलाकतें हुई हैं उस पर दिली अफसोस है और हम उसके बारे में बड़ा कंसर्न है। अल्लाह ताला जो ज़ख्मी हैं जल्द उन्हें सेहत अता फरमाए। ज़ाहिर है सानिया किसी भी मुल्क में हो कुदरती आफात से, तो इंसान जो है उनकी तकलीफ़ पे दूसरा इंसान वो दुखी ज़रूर होता है। बिल्कुल ऐसे है। बाकी इस्लामाबाद की जो आपने बात की, देखें दुनिया भर में ये मनाजिर हम देखते रहते हैं कि कुदरती आफात आती रहती हैं, लेकिन 2005 में जिस ज़लज़ले से पाकिस्तान और बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ अज़ला मुतासर हुए थे, और हज़ारों नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा कि 1 लाख से ज़ायद जो है वो शहादतें इसमें हुई हैं पूरे मुल्क में। कुछ काउंटेड थी, कुछ अनकाउंटेड थी। आज़ाद कश्मीर में यकीनन आप भी गए हज़ारा होंगे, में भी, हज़ारा में भी, बालाकोट साइड, इस्लामाबाद, हाँ। सारी। तो हम सब गए वहाँ पे, हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह वहाँ पूरी की पूरी बस्तियाँ मस्मार हो गई, पूरे के पूरे पहाड़ जो है वो आके दरिया में गिरे। तो उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए कि उसके बाद की जितनी भी तामीरात हैं, और अब पूरी दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि अगर आप उन तमाम हिफाजती इक़दामात या उन प्रिकॉशंस को आप मतमा नज़र रखें कि जब भी कोई हाई राइज बिल्डिंग जो बन रही होती है तो आप उस बिल्डिंग को ज़लज़ला प्रूफ बना सकते हैं। ये आज आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, और अगर किसी तरह की भी इसमें गफलत होती है या कोई करेगा तो मैं समझता हूँ कि ये नाकाबिल माफ़ी एक जुर्म होगा। इस्लामाबाद में सेफ्टी जो पैरामीटर्स हैं उन्हें हम यकीनी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ना करे कि हो, आपने कहा अगर कोई करेगा तो मैं ये लिंक, मैं नहीं आपकी ये आर्गुमेंट बाय करना नहीं, मैं सिर्फ सीडीए की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और दूसरा आपका मतलब, मैं आपसे ज़्यादा इस्लामाबाद के अंदर स्टेक किसी का नहीं, मैं इस शहर की खित्ते की बात कर रहा हूँ। तो आपको तो एक कदम आगे जाना चाहिए ये चीज़ इंश्योर करने के लिए डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को, कि मेरे शहर में ये जो लॉज हैं इन पे अमल दरामद हो। तो आप जी अफसार साहब, ये जो 2005 का ज़लज़ला था उसके बाद मैं मियां नवाज शरीफ साहब के जब वज़ीर आज़म थे तो मैं ख़ुद कैड का मिनिस्टर था और सीडीए मेरी मिनिस्ट्री का एक इंचार्ज इदारा रहा है। लिहाजा हमने अपनी, आप ये कहें कि पूरी कोशिश की है कि जितने भी सेफ्टी पैरामीटर्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए सीडीए में, और हम करते हैं। और आज भी सीडीए का इदारा इस हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस है उसमें कि किसी तरह की कोई मटीरियल, किसी तरह की बातें होती हैं, डिज़ाइन में नक्स, इसी तरह होता है ना। फिर वो एक ऐसा टावर्स भी जो है उसकी अप्रूवल दी गई, उसमें नकाइश थे ना जो गिरा। देखिए उसकी जो कंस्ट्रक्शन थी यकीनन उसमें कोई प्रॉब्लम रही, बाकी बिल्डिंगें साथ खड़ी हैं और वो गिर गई है, तो इसमें यकीनन उसमें कोई डिज़ाइन फॉल्ट हो सकता है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ किया गया था ना, कंप्रोमाइज़। लेकिन मैंने आपको अर्ज़ किया कि उसके बाद बहुत सख्ती के साथ उन सेफ्टी पैरामीटर्स को और उन तमाम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें मीट किया जाता है इस्लामाबाद में। लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बता दूं आखिरी कि देखें इस्लामाबाद 1960 में बना था और आज 2026 हो गई है। इस्लामाबाद की जो ज़मीन है वो उतनी ही है, और जब तक पाकिस्तान रहेगा और ताक़यामत रहेगा वो उतनी ही रहेगी। लिहाजा ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि अब पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है कि अब जो कंस्ट्रक्शन होती है वो आपकी ग्राउंड पे होने की बजाय वर्टिकल होती है। अब जो है वो हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, रेजिडेंशियल भी हैं और कमर्शियल भी हैं, और इस्लामाबाद का जो फ्यूचर है वो भी हाई राइज बिल्डिंग्स बिल्कुल ऐसी है। तो लिहाजा उसमें तमाम सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर जो है वो करना, ये इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी क्लैरिटी के साथ ये बात की है। अब थोड़ा सा सियासी इश्यूज़ पे बात कर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपकी आपस में काफ़ी आमने सामने आ चुके हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी में अखलाकी ज़रूरत होनी चाहिए, वो अपनी नाकामी नहीं मान रहे, वो सरेंडर कर चुके हैं कश्मीर में। और अभी हमारी कमर ज़मान कारा साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन मुलतवी करने चाहिए। करने जा रहे हैं आप इलेक्शन मुलतवी? देखिए आज़ाद जम्मू कश्मीर का मामला है ये बड़ा ही अहमियत का हामिल है और ये बड़ा नाजुक मामला है। इसके ऊपर
सियासी बयानबाजी की मैं किसी तौर पे भी उसकी तायद नहीं करूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम आज़ाद कश्मीर के इशू के ऊपर बिल्कुल एक है। वहाँ पे गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, फैसल राठौर प्राइम मिनिस्टर हैं, और फेडरल गवर्नमेंट की जितनी भी सपोर्ट है वो हम उनको दे रहे हैं। ठीक है। उन्होंने कहा इस्लामाबाद से पुलिस भेजें, हमने भेज दी। अगर वो FC कहेंगे वो भेज दें, वो कुछ भेजी हमने। मज़ीद भी उन्हें हमसे कोई सपोर्ट चाहिए होगी तो मैं ऑन एयर आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि हम आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को जो पीपल्स पार्टी की है मुकम्मल सपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट से मज़ीद भी देंगे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को आज़ाद कश्मीर में कंट्रोल करना ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कर रही है और अच्छे तरीके से कर रही है। और उसके बाद मज़ीद भी वहाँ पे अगर किसी तरह की कोई लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे AJK की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे इन एक्शन होगी और हम उनके साथ होंगे। और इसमें अफसार साहब क्लैरिटी की बात ये भी है कि देखें जो तकाजा किया जा रहा है ना, इससे पहले जब अक्टूबर 2025 में जिस कमेटी ने उनके साथ मुज़ाकरात किए, हमने 38 निकात में मुआहदा किया, मैं उस कमेटी का मेंबर था, वो हम पूरे कर चुके हैं। उस पर वो डिबेट करना चाहता है तो 100 दफ़ा करे। अभी भी 30 जून को जब हम गए थे दोबारा इसी कालादम जो एक्शन कमेटी है इनके कोर मेंबरान के साथ मुलाकात के लिए, तो हमने पहले उन्हें तमाम 38 निकात का मुजफ्फराबाद की मीटिंग में रन डाउन दिया, एक एक नुक्ते के बारे में बताया, कि क्लॉज के बारे में बताया कि ये जो 20-21 हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से पूरी हो चुकी हैं, बाकियों के लिए फ़ंड जारी हो गया है, चीज़ें पाइपलाइन में हैं और इसमें 2-4 साल जो कि बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं, आपके टनल्स और रोड्स उसमें लगेंगे। उसमें मुतमिन करने के बाद हम ये 12 सीटों पे आए थे और हमने 3-4 उन्हें ऑप्शंस दी थी, ऑल पार्टीज़ करें, सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस भेजें, आज़ाद कश्मीर कानून असेंबली में चले जाएं। उस पर उन्होंने इतफाक़ नहीं किया। उन्होंने रास्ता इख्तियार किया तशद्दुद का, वायलेंस का, जो ना पीपल्स पार्टी बर्दाश्त कर सकती है ना कोई भी गवर्नमेंट वहाँ पे हो बर्दाश्त कर सकती है। लिहाजा उन्हें समझाया गया, कर्टेल किया गया, रावला कोर्ट में वो बैठे हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ उन्हें अलाउ नहीं करेंगी कि वहाँ से वो मार्च करें, ना करना चाहिए। वहाँ पे 4 हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के जवानों की शहादतें हो चुकी हैं और अब मज़ीद जानी नुकसान का होना किसी सूरत में भी इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। आखिरी बात यह है कि इलेक्शन 27 जुलाई को वहाँ पे होना है, उसका ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर कर चुका है। इलेक्शन ही इस मसले का वाहिद हल है। पॉलिटिकल एक्टिविटी वहाँ पे शुरू हो, नई गवर्नमेंट आए और उसके बाद वो फैसला करे। ठीक, हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, इलेक्शन कतई तौर पे मुलतवी नहीं होंगे। ना आज़ाद कश्मीर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंटरम उसमें कोई गुंजाइश मौजूद है कि जब असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो उसके बाद उसमें सिवाय इलेक्शन के कोई तरीकाकार है, कतई तौर पे नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे इमरजेंसी लगाई जाए, ना उसकी फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ना वहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो आज़ाद कश्मीर की है उसे सपोर्ट करती है, ना जम्मू और कश्मीर के अवाम उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये एक गैर आइनी इकदाम होगा। अब लोग इलेक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। आइनी नहीं है, नहीं आइन की शिक है वहाँ। देखिए आइन की शिक के बाज़ औक़ात आइन में होते हुए भी वो जो हालात कह सकते हैं ज़रूरत होती है, अच्छा, उससे मुताबिकत नहीं रख रही होती। ठीक, तो ये इमरजेंसी की बात क्यों हुई है? कोई ऐसा है समथिंग ऑन द कार्ड्स? बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे आप असेंबली को एक्सटेंड नहीं कर सकते, इस प्राइम मिनिस्टर को मजीद आप कंटिन्यू नहीं करवा सकते किसी भी सूरत में। असेंबली डिसॉल्व हो जाए, प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता। तो ये एक ऐसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल आप ये कहें कि वैक्यूम क्रिएट होगा, जिसका वाहिद हल ये है कि आप इलेक्शन करवाएं, नई असेंबली बने और नई असेंबली जो मर्जी फैसला करे। अगर पीपल्स पार्टी ने आपको बाकायदा तौर पर ये कहा, आपकी इत्तेहादी है ना, कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, तो फिर आप क्या करेंगे? बात मान लेंगे? देखिए परसों अभी जाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज से ये बात की है कि हम आज़ाद कश्मीर में बर वक्त इलेक्शन का इनेकाद चाहते हैं, हम वहाँ पे इलेक्शन डिले नहीं करवाना चाहते। तो मेरा ख्याल है कि वो फिर जाहिर है आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी के तो सुप्रीम लीडर हैं, अगर वो इस बात पे मुत्तफिक हैं और क्लियर है। सुप्रीम लीडर नहीं, चेयरमैन है सर। मतलब तो एक ही हुआ ना, आजकल लफ्ज़ सुप्रीम लीडर ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए मैंने, चूंकि मेरे भाई कमर कायरा साहब मेरे बड़े भाई हैं, आपने जिक्र किया तो मैं उनकी मुनासबत से कह रहा था कि सुप्रीम लीडर तो बिलावल साहब है ना। अगर उन्होंने कह दिया कि टाइम पे इलेक्शन हो तो मेरा ख्याल ये है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल वर्जन है। तो अच्छा, एक प्रैक्टिकल उसमें हिंड्रेंस है, वो ये है कि रावला कोर्ट का आपने जिक्र किया, वहाँ पे आप समझते कि इस सिचुएशन में इलेक्शंस हो सकेंगे? इसके अलावा कुछ और इलाके भी होंगे जहाँ पे इंतखाबात नहीं हो सकेंगे, तो आप वहाँ पे इंतखाबात मुलतवी करेंगे और बाकी सब जगहों पे करवाएंगे? देखिए ऐसा अफसार साहब होता रहा है, आप तारीख़ को मेरे से भी ज़्यादा जानते हैं कि अगर मुल्क के किसी एक
तहसील ज़िले में कोई प्रॉब्लम है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, तो एक दो जो हल्के हैं उनके इलेक्शन को मुलतवी किया जा सकता है, लेकिन अभी उस पर भी हम बात नहीं कर रहे। अच्छा, देखिए ये पॉसिबिलिटी है कि आज़ाद वहाँ भी जम्मू हों? कश्मीर के ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ भी हों? बिल्कुल होंगे इंशाल्लाह। रावलाकोट में भी हो देखिए जाए। बात यह है कि 3 डिवीजन है आज़ाद जम्मू कश्मीर के, ठीक है, ये मुजफ्फराबाद, पूंछ, मीरपुर। ठीक। पूंछ का जो हेडक्वार्टर है वो रावलाकोट सिटी है, और प्रॉब्लम इस वक्त सिर्फ रावलाकोट सिटी में है। लोग का कभी 2000 होता है, कभी मैं नंबर पे जाता ही नहीं हूँ, 3000 है, 4000 है, छोड़ें, शाम को 1000 से भी कम होता है। उनके ऊपर ना कोई एक्शन हुआ है, ना उनके ऊपर जो है वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने कोई कार्रवाई की है, ना हम करना चाहते हैं। असल बात यह है कि उन लोग, उन्होंने अभी मौलाना फजल रहमान साहब से बात की, पैगाम भेजा जी कि आप कोई रास्ता निकालें। मौलाना साहब ने पार्लियामेंट में तकरीर की, तो हमने उन्हें बताया कि हम कभी भी वायलेंस हम नहीं चाहते, ये रास्ता उधर से शुरू हुआ है, मुज़ाकरात हमने बंद नहीं किए, उन्होंने बंद किए। अब उन्हें अकल और फहम की ज़रूरत है, वो इस धरने को ख़त्म करें, वो जो इस वक्त प्रोसेस चल रहा है इलेक्शन का, इसका हिस्सा बने, और उसके बाद जहां मर्जी डिबेट कर ले। हमें इसमें क्या एतराज़ है, पाकिस्तान को क्या एतराज़ हो सकता है? नहीं, ये आपने जो ये बड़ी लॉजिकल बात है, बल्कि जब भी एहतजाज हुए, धरने हुए हैं, उसका मकसद यही होता था कि इलेक्शंस करवाएं, दोबारा करवाएं, नए करवाएं। तो वो क्यों इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे? क्या उसकी वजह वो हल्फनामे की अबारत है जिसमें पाकिस्तान के साथ एलिजेंस का ओथ लेना पड़ता है नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करते हुए? देखिए, अगर ये बात है कि उस इबारत में जिसमें पाकिस्तान के साथ एक यकजहती, पाकिस्तान के साथ इल्हाक का हलफ उठाना पड़ता है, और अगर वो उठाने से वो कतरा रहे हैं, मैं मफरूज़े पे बात कर रहा हूँ, हालांकि ये एक कोने से बात चली थी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। कहा है राना सनाउल्लाह साहब रिकॉर्ड पे कई जी, दफा मैं यही कहते कह रहा हूँ कि उनके एक सेगमेंट ने, सबने नहीं, एक सेगमेंट ने ये बात की थी, लेकिन ज़्यादा उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर एम्फेसिस नहीं दिया, जोर नहीं दिया। लेकिन अगर उनकी सोच ये है, तो क्या ये आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के हक़ में ये सोच है? फिर उनके दिमाग में ये सोच डाली किसने? फिर जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं कि इसके पीछे एक बैरूनी हाथ है, बैरूनी एजेंडा है, तो क्या फिर हम गलत कहते हैं? किसने डाली सोच है उनके दिनों में? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, बात यह है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में मैं इनडायरेक्ट आपको जवाब दे रहा हूँ, अफरा तफरी फैलाना, सड़कों के ऊपर ऐसे सीन क्रिएट करवाना, वहाँ पे अवाम में और गवर्नमेंट के अंदर या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज में चपकलिश, ये इंडिया का एजेंडा है, ठीक है, ये पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप समझते हैं कि वो जो एक्शन कमेटी के लोग भी हैं, इंतखाबात में हिस्सा उनको भी लेना चाहिए? हमने और आपके ख्याल में उनमें से बहुत सारे लोग तैयार होंगे इंतखाबात में हिस्सा लेने? साहब, जब हमने उनसे मुआहदा किया था 3 अक्टूबर 2025 को, तो यकीन जाने कि हमने उन्हें इसरार से ये बात की थी कि आप इलेक्शन लड़ें, जो हर साल ये 2024 में, अभी आप उन्हें कहेंगे इलेक्शन 2024 में उन्होंने लॉन्ग मार्च की, लोगों की जाने गई, 25 में लॉन्ग मार्च की, लोगों की जाने गई, तो हमने उनसे 25 में कहा भाई ये लॉन्ग मार्च और ये वायलेंस और तशद्दुद ये मत करें। ठीक है, आप अगर अपने आप को समझते हैं कि अवाम में आप मकबूल हैं, तो फिर आप इलेक्शन लड़ें। ठीक, यही सारी बातें आगे असेंबली में करें। तो अभी भी आप उन्हें कहेंगे इलेक्शन लड़ने का? सर, अभी एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ गई है कि अब वो नहीं, वो वैसे किसी को सपोर्ट तो कर सकते हैं, कालादम है वो, किसी की सपोर्ट करें, वो उनकी मर्जी है। वो 4 लीडर नहीं लड़ सकते। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि जिनका नाम मुझे अब इसकी तफसील का इल्म नहीं है, कि जो अभी मौजूदा एहतजाज हुए हैं और पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, उनकी FIRs में किस किस का नाम है, तो लेकिन आप लोग जो उनके साथ, उनको ये कहेंगे कि वो इंतखाबात में जाएं, वोट डालें? बिल्कुल कहेंगे। मैं उन्हें कहूंगा कि जो लोग उनमें जिनके ऊपर चार्जेस नहीं है, जो लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, केसेस नहीं है, जमानतें करा के भी आप बेशक इलेक्शन में हिस्सा लें, लेकिन उस सियासी अमल का हिस्सा बने। ठीक है। और जो आप समझते हैं कि आपके नजरियात के खिलाफ किसी की सोच है, तो उसे जमहूरी तरीके से वोट आउट करें। ठीक, उसे बंदूक और डंडे के जोर पे आप खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, अच्छी बात की आपने। लेकिन ये बताएं कि जो अब इंतखाबात की बात हो रही है, बल्दियाती इंतखाबात पे आपकी हुकूमत बिल्कुल नहीं बात कर रही, ना पंजाब में कोई हो रही है, इस्लामाबाद का पहले हमने बड़ा सुना, खबरें आई ये यहाँ पे जी नया सूबा बन रहा है, और यहाँ तो आप मेयर का इंतखाब भी नहीं करवा रहे, तो कर क्या रहे हैं आप? अफसार साहब, इस्लामाबाद के बारे में इलेक्शन इल्तवा का शिकार इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी तश्कील दी हुई है हसन इकबाल साहब की सरबराही में, और उसका जो मकसद है वो है टू इम्प्रूव द गवर्नेंस मॉडल ऑफ इस्लामाबाद, और उसके लिए उसकी मुतअद्दिद मीटिंग्स हो चुकी हैं, मैं उसका मेंबर हूँ। हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो दुनिया के पेशतर दारुल हुकूमत कैपिटल्स होते हैं, उनके अंदर एक इंडिपेंडेंट असेंबली का एक मॉडल मौजूद है, जिसमें इस्लामाबाद की अपनी लेजिस्लेशन हो, यहाँ पे टैक्स कलेक्शन सारी हमारी अपनी हो। अब हमारी एक एक डिपार्टमेंट अरबों रुपया टैक्स इकट्ठा करता है, सारे का सारा फेडरल गवर्नमेंट की किटी में जाता है, इस्लामाबाद की डेवलपमेंट में नहीं लगता। जब आपकी अपनी असेंबली होगी, आपके अपने नुमाइंदे होंगे,
आपका अपना मेयर होगा या चीफ एग्जीक्यूटिव होगा उस असेंबली का, तो ये सारी टैक्स कलेक्शन आपके इस्लामाबाद की किटी में आएगी, इस अकाउंट में आएगी, यहाँ से इस्लामाबाद की डेवलपमेंट होगी, इस्लामाबाद का रूरल एरिया की महरूमियाँ आप खत्म बड़े अच्छे होंगी। दिखा रहे हैं, पता नहीं अमल कब होगा। आखिर में एक खबर तो दे दें, पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं आज? इंशाल्लाह होंगी। कितनी? मैं पेट्रोल की कीमतों की थोड़ा कमेटी सा में तो- नहीं हूँ, थोड़ा सा बता। लेकिन आपको मैं खबर तो होती है आपके पास। आपकी तरह मेरी ख्वाहिश भी है और खबर भी ये है कि इंशाल्लाह कम होंगी, कम क्योंकि प्राइम होंगी, मिनिस्टर ऑफ कम पाकिस्तान होंगी या की, ज़्यादा कम होंगी? देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की शदीद इसके अंदर जो है ख्वाहिश भी है और हिदायत है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को कि मैक्सिमम रिलीफ जो बैनुल अक़वामी मार्केट में आ रहा है डायरेक्ट ट्रांसफ़र करे आवाम को, और वो हमारी जो इंटरनल मीटिंग्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, यकीन करें अबसार साहब, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 1 रुपया भी गवर्नमेंट मुस्तफीद नहीं होगी, जितनी कमी होगी इंटरनेशनल मार्केट में आवाम को जाएगी। कुछ थोड़ा सा अंदाजा कम से कम अंदाजा मैं अंदाजे की 100 बुनियाद रुपये पे कम कर रहे हैं, 50 मैं सियासत रुपये कम करता कर हूँ ना बयान देता हूँ। तो और इसके बाद गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें? वो खैर बिल्कुल एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, नहीं, लेकिन बराह रास्त जब पेट्रोल की कीमतें कम हाँ, होंगी IPPs तो यकीनन इसका असर हर चीज़ पे पड़ेगा, इंक्लूडिंग बिजली की कीमतें भी इंशाल्लाह। कब तक? पहले तो ये पेट्रोल की कीमतें कम होने दें, नहीं, बिजली और के दुआ बताएं, करें लोग बिजली के बिल दे दे के कि तंग आ ये गए। जो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के साथ सालसी की कोशिशें, बैनुल अक़वामी सफारतकारी के नतीजे में जो ईरान अमेरिका जंग बंद हुई है, ठीक है, ये अमन कायम रहे, इसका फायदा और दुनिया लोगों जो को है भी होगा जब बिजली भी कम होगी साथ। मैं कहता हूं जी कि इसका फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम को सबसे ज़्यादा होगा। ईरान में अमन होगा तो वो एवेन्यूज़ खुलेंगे जो अभी लोगों ने सोचे भी नहीं ठीक, है। बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब। वक्त ब्रेक के बाद